हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भावी शिक्षक पर। इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट 2020 की पूरी तैयारी टारगेट के साथ कराई जा रही है और इसी क्रम में आज का वीडियो लेकर के आया हूँ ईवीएस की एनसीईआरटी की चैप्टर वाइज समरी का पार्ट 10। ईवीएस की जो एनसीईआरटी की चैप्टर वाइज समरी हम लोग लेकर के चल रहे थे, उसी में आज हम लोग क्लास 5th के इन चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास 4th के सारे चैप्टर्स को हमने कवर कर चुके हैं अपने वीडियोस के माध्यम से, और क्लास 5th के भी चैप्टर नंबर 9 तक मुझे लगता है कि हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि पेपर पक्का फंसेगा। ये चीज़ मैं बार बार कहता हूँ और आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ईवीएस में सीटेट में जो एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है, उससे बाहर से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से पेपर पक्का फंसेगा। अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 11 के बारे में। चैप्टर नंबर 10 तक शायद हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके थे, और चैप्टर नंबर 11 जो है ये है सुनीता अंतरिक्ष में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक और बात कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, और अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो वीडियो आपके काफ़ी काम का होगा। ठीक है, तो सुनीता अंतरिक्ष में ये चैप्टर है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण शून्य होने के कारण सभी चीज़ें क्या होती हैं, तैरने लगती हैं। ये चीज़ें हम लोगों को पता है। ठीक है, तो ये जो है उस चैप्टर में बताया गया है। असल में जो सुनीता विलियम्स थी, उनकी कहानी इस चैप्टर में बताई गई है, और इसमें बताया गया है कि वो कैसे जो है अंतरिक्ष में गई थी और क्या उनके अनुभव थे। अब बात करते हैं, चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। इन्होंने 1969 होगा शायद, ये 1967 नहीं 1969 होगा, 1969 में चांद पर कदम रखा था। ठीक, सुनीता विलियम्स वैसे तो गोताखोर बनना चाहती थी, उन्हें तैरना बहुत पसंद था, तो गोताखोर बनना चाहती थी, परंतु वह हेलीकॉप्टर पायलट बन गई थी। ठीक है, तो वो हेलीकॉप्टर पायलट थी। हाँ, ये देखिए, ये जो मैंने एनसीईआरटी से लेकर के आया हूँ आपके लिए। और दोस्तों, ये वीडियो जो है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे सीटेट में। आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिएगा, आपको 1 से 2 क्वेश्चन पर्टिकुलर इसी वीडियो से मिल जाएंगे। और जो इसी तरह के मेरे बाकी के 9 वीडियोज़ हैं, उनको अगर आपने ना देखा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसे ज़रूर क्लिक करके देख लें। तो सुनीता बताती हैं अंतरिक्ष की कुछ मज़ेदार बातें। ये सुनीता विलियम्स हैं। हम एक जगह टिक कर तो बैठ ही नहीं सकते थे, यान में एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते थे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण क्या होता था, शून्य होता था। पानी भी एक जगह नहीं टिका रहता था, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता था। पता है, हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते थे और हाथ मुंह साफ करते थे। ये देख लीजिए कि जो है, इतना आप समझ लीजिए कि पानी भी बुलबुलों की तरह से तैरता रहता था। बुलबुलों को पकड़कर कपड़े गीला करते थे, ठीक, हाथ मुंह साफ करते थे। वहाँ खाना भी अजीब तरीके से खाना पड़ता था। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता था जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते थे। फिर अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, बाल हमेशा ही कैसे थे, खड़े रहते थे। ठीक है, और कंघी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। चल ना पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिक कर काम करना हो तो अपने आप को बेल्ट से बांधो। कागज़ को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखो। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार था, लेकिन मुश्किल भी था। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। और एक बात मैं यहाँ पे बता दूं दोस्तों, जो पीडीएफ के बारे में आप लोग इस वीडियो के बाद मुझसे पूछेंगे, तो क्लास 4th का कंप्लीट पीडीएफ आज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल का नाम है भावी शिक्षक। अगर लिंक नहीं काम करता है तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे सर्च कीजिए भावी शिक्षक, जो हमारे चैनल का नाम है BHAAVISHIK भावी शिक्षक। जब आप सर्च करेंगे तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा वहाँ से। ठीक है, क्लास 4 का कंप्लीट पीडीएफ आज डाल दूँगा। और ये सेकंड लास्ट वीडियो है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैंने कोशिश किया है। सेकंड लास्ट वीडियो ये होगी
आपकी ईवीएस की। इसके बाद एक और वीडियो आएगा और ईवीएस आपका क्लास 4th और 5th का पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। क्लास 4th से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5th से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर मैं एक बार जो है एक कंप्लीट रिवीजन वीडियो लेकर के आऊँगा ईवीएस का, जो कंप्लीट ईवीएस को एक ही वीडियो में रिवाइज करा देगा। लेकिन उसमें ये इस तरह से चैप्टर वाइज आपको नहीं मिलेगा, मेन चीज़ें मिलेंगी जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। अब यहाँ पे एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है सुनीता विलियम के बारे में कि हिम्मत रखो तो नए दरवाजे खुलेंगे। जब सुनीता 5 साल की थी तो उन्होंने नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर उतरते देखा था। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। 1969 है वो, ऊपर जो 1967 लिखा था मैंने कहा ना 1969 होना चाहिए, गलती से कभी कभी गलत टाइप हो जाता है दोस्तों, इसको समझा कीजिए। छोटी सुनीता उनसे बहुत प्रभावित हुई। तो सुनीता बताती हैं कि बचपन में उन्हें खेलकूद बहुत दिलचस्पी थी, उन्हें तैराकी यानी खास तौर पर पसंद थी। वे पढ़ाई में सबसे आगे नहीं रही। सुनीता बनना तो गोताखोर यानी कि डाइवर चाहती थी, पर बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। एक दिन उन्हें किसी अंतरिक्ष यात्री से पता चला कि वे आगे पढ़ाई करें तो अंतरिक्ष में जा सकती हैं। फिर क्या था, सुनीता ने डटकर आगे पढ़ाई की, ट्रेनिंग ली और अब वे अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला बन चुकी हैं। तो दोस्तों आप भी कुछ बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं इस तरह से। सुनीता कहती हैं कि जो चाहो वह हमेशा नहीं मिलता, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। जो भी काम करें उसे पूरा मन से करना चाहिए। ये सारी चीज़ें बच्चों को क्या कहते हैं इंस्पिरेशन के लिए दी गई। जो इसमें मेन बात थी कि 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। सुनीता विलियम पहले गोताखोर बनना चाहती थी और उसके बाद में वो हेलीकॉप्टर पायलट बन गई थी। ठीक है, वहाँ पे चैप्टर समाप्त हो गया। चैप्टर नंबर 12 आ जाता है ख़त्म हो जाए तो। जो भी मिनरल्स हैं, जो हमारे पेट्रोलियम पदार्थ हैं, उनके बारे में इस चैप्टर में बात की गई है। यह पता लगाना आसान नहीं है कि ज़मीन के अंदर गहराई में तेल कहाँ मौजूद है। वैज्ञानिक खास तरीक़ों और मशीनों से समझते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं। फिर गहराई तक पाइप और मशीनें डालकर तेल जो है वो ऊपर खींचा जाता है। निकाला गया तेल गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस उठेंगे। यहाँ से अब जो मैं बता रहा हूँ, इसमें घुली मिली और छुपी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं। इन चीज़ों को अलग अलग और साफ़ करने के लिए तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है। क्या तुमने भी कभी रिफाइनरी के बारे में सुना है? इसी तेल में हमें मिलता है केरोसिन। यहीं से क्वेश्चंस आते हैं कि जो अब आपको जो तेल आपको ज़मीन से अंदर से निकाले उससे क्या क्या मिलता है और क्या क्या नहीं मिलता है, कौन सा पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला पदार्थ है और कौन सा नहीं है। यही चीज़ यहाँ से उठा दी जाती है, ये इम्पॉर्टेंट है। क्या मिलता है? केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज़ के लिए ईंधन। उसके अलावा एलपीजी यानी कि खाना पकाने की गैस, मोम, कोल, तार और ग्रीस भी क्या होते हैं, इसी से मिलते हैं। प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल होता है। तो ये अब क्वेश्चन यही पूछेगा सीधे कि कौन सा पेट्रोलियम पदार्थ है और कौन सा पेट्रोलियम पदार्थ नहीं है, या फिर कौन सा ज़मीन के अंदर से जो तेल प्राप्त होता है उससे बनता है या नहीं बनता है, प्राप्त होता है या नहीं प्राप्त होता है। तो ये चीज़ें आपको पता चल जाएगी। अगले वीडियो जब मैं लेकर के आऊँगा तो दोस्तों आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको क्लास 4th का दे दूंगा पीडीएफ, और क्लास 5th का पीडीएफ जो है अगली वीडियो जो लास्ट वीडियो होगी तब आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये चीज़ें। हाँ, एक और चीज़, क्लास 3rd की बात हो रही है तो क्लास 3rd से कुछ ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो बार बार पूछे जाते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैं कंप्लीट रिवीजन वाले में कवर करा दूंगा। क्लास 3rd का चूँकि लेवल थोड़ा कम होता है, इस वजह से वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं उठाए जाते हैं। हर चैप्टर से ज़रूरी नहीं क्वेश्चन उठे, लेकिन 5th और 4th में ये बहुत ज़रूरी था। तो कंप्लीट रिवीजन वाले वीडियो में मैं करा दूंगा, उसको चिंता आप लोग मत कीजिएगा। चलिए अब ये बात करते हैं कि तेल का कहाँ कहाँ उपयोग होता है। तो रोशनी में होता है, ड्राई क्लीनिंग में रोशनी यानी ये ड्राई क्लीनिंग मतलब ये। उसके अलावा आपका पेट्रोल, डीजल और वायुयान के ईंधन के रूप में यहाँ पे। उसके अलावा मिट्टी के तेल और गैस के रूप में, मशीनों में यूज़ होता है, और प्लास्टिक के रंग रोगन में, प्लास्टिक के सामग्री और रंग रोगन में होता है। और एक स्लोगन भी दिया हुआ है, तेल की बचत आपकी आदत। ठीक, इसी के साथ दोस्तों चैप्टर नंबर 12 समाप्त हो गया। अब चैप्टर नंबर 13 पे हम लोग आ जाते हैं, बसेरा ऊंचाई पर। ये आज की वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चंस आपको बहुत ज़रूर मिल जाते हैं। मतलब कि ये जितनी भी चैप्टर्स इस
पूरे वीडियोस में होते हैं उनमें जो एक खास जो चैप्टर होता है जिससे ज़रूर का ज़रूर पूछा जाता है वो ये चैप्टर है। इस वजह से इस चैप्टर को ध्यान से समझिएगा। मुंबई से दिल्ली तक की दूरी लगभग 1400 किलोमीटर है। अब जो यहाँ पे जो मैप वाले क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जैसे मैंने ट्रेन का आपको एक और चैप्टर पढ़ाया था, ओमना का सफ़र, और ये हो गया। ये सारे चैप्टर जिनका मैं रेफरेंस दे रहा हूँ उनका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप उसको जा करके देख लीजिएगा। ठीक, तो उसमें मैंने उसमें बात की थी कि फला जगह से फला जगह जाने के लिए कौन कौन सी आपको राज्यों से गुजरना पड़ता है। सेम उसी तरीके से यहाँ भी है, मुंबई से दिल्ली जाते समय आपको महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान राज्यों से होकर गुजरना पड़ता है। अब क्वेश्चन भी यही पूछता है कि मुंबई से दिल्ली के बीच में कौन कौन से राज्य पड़ते हैं, ये क्वेश्चन पूछ देता है। अब इसमें जिनको पहली चीज़ या तो मैप का अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो तब वो बता सकते हैं, दूसरी चीज़ उन्होंने हमारा वीडियो देखा हो तब वो बता सकते हैं। ठीक, तो वहाँ वो राज्य हो गया। उसके अलावा होता है लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, यहाँ पर घर लकड़ी और पत्थर के बनाए जाते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये हो गया ठंडा रेगिस्तान, लकड़ी के घर। लद्दाख की विशेषता है कि वहाँ पर बर्फ़ के ढके पहाड़, ठंडी रेत, पेड़ों की कमी और समतल सूखे रेगिस्तान भी पाए जाते हैं। यहाँ बारिश भी बहुत कम होती है। क्या क्या विशेषता है? बर्फ़ से ढके पहाड़, ठंडी रेत, पेड़ों की कमी और समतल सूखे रेगिस्तान। भाई जाहिर सी बात है कि बारिश कम होती है तो रेगिस्तान सूखे होंगे ही, और बारिश नहीं होती है, रेगिस्तान है तो पेड़ों की कमी होगी। रेत ही रेत है, और लद्दाख के बारे में हमें पता है कि वहाँ पे बर्फ़बारी ज़्यादा होती है तो ठंडी रेत होगा, और इसी कारण वहाँ बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ भी होंगे। ठीक, अब लद्दाख में बात करते हैं कि लद्दाख में ठंड से बचने के लिए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। यही चीज़ पूछ देता है कि लद्दाख के घरों की विशेषता या ये विशेषता कहाँ के घरों में पाई जाती है। सबसे पहला पॉइंट कि घर कैसे होते हैं, तो 2 मंजिल होते हैं। इनके ग्राउंड फ्लोर पर क्या होता है, जानवरों को बांधा जाता है, और इस मंजिल पर खिड़कियां नहीं होती। यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर होता है ये आपका 2 मंजिल का घर है, इसमें जो ग्राउंड फ्लोर है इसमें जानवरों को बांधा जाता है और यहाँ पे खिड़कियाँ नहीं होती हैं। जो इंसान है जिनका घर है वो कहाँ रहते हैं, पहली मंजिल पर लोग स्वयं रहते हैं। ठीक, ऊपर रहते हैं। ये घरों की छतों का प्रयोग लाल मिर्च, जैसे इनकी जो घर की छतें हैं वो लकड़ी की बनी होती हैं आपका, तो वहाँ पे उसका भी ये लोग प्रयोग करते हैं पूरी तरीके से। क्या कि लाल मिर्च, सीताफल, उपले, मक्का, धान, ये सब सुखाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो वो लोग अपने छतों पे ये सब चीज़ें सुखाते हैं। उसके अलावा चांथांग एक जगह है जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक, यह मैदानी, सुनसान और पथरीला इलाका है। जैसे इनको जाना रहता है वहाँ पे, ये एक बेसिकली एक ट्रिप की बारे में बताया गया है कि एक ट्रिप पे ये लोग गए हैं और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई है अपना, तो वहाँ के अनुभव इन्होंने साझा किए हैं। यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, चांगथांग में ऑक्सीजन की कमी होती है। जाहिर सी बात है ऊंचाई पे ऑक्सीजन की कमी तो होगी। यहाँ पर न तो कोई पेट्रोल पंप है और न ही मैकेनिक, इसलिए सारी सुविधाएं अपने साथ लेकर के इन लोगों को जाना पड़ता है। पेट्रोल वगैरह गाड़ी बांध करके ले जाना पड़ता है क्योंकि ऊपर कोई पेट्रोल पंप नहीं है। चंगपा में केवल 10 लोग ही रहते हैं। चांगपा होना चाहिए शायद, चांगपा में केवल 10 लोग ही रहते हैं। ये मुख्यतः भेड़ बकरियों का पालन करते हैं जिससे इन्हें दूध, मांस, खाल एवं ऊन प्राप्त होता है। पहली बात तो बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पे केवल कितने लोग रहते हैं, 5000 लोग रहते हैं। आबादी बहुत कम है, क्यों? क्योंकि जीवन यापन मुश्किल है। दूसरी बात कि वो लोग जो है भेड़ बकरियों को बहुत एक तरह से मतलब वही उनकी पूंजी होती है, अभी उसके बारे में बताऊंगा। और दूध, मांस, खाल और ऊन उनसे प्राप्त होता है। ये देखिए, जिस परिवार में जितने अधिक भेड़ बकरियां होती हैं वह उतना ही अमीर माना जाता है चांगपा में। ठीक है, चांगपा जो जगह है वहाँ पे जिस परिवार में जितने अधिक भेड़ बकरियां होती हैं उसको उतना ज़्यादा अमीर माना जाता है। ये लोग जो है ये लोग घुमंतू होते हैं जो केवल 2.5 घंटे में, सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे में अपना सारा सामान घोड़े और याक पर लाद कर एक जगह से दूसरी जगह निकल जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे में। अब घुमंतू होते हैं तो भाई घर तो बनाएंगे नहीं, छोटा मोटा बनाते हैं, तो बनाते क्या हैं वो लोग, टेंट बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, रेबो कहते हैं। क्या कहते हैं,
रेबो कहते हैं। ठीक। हर परिवार अपने भेड़ बकरियों पर एक खास प्रकार का निशान लगाते हैं कि ये मेरी भेड़ बकरियां हैं, इसे तुम या कोई और परिवार मत लेना। ठीक। भेड़ बकरियों को चराने का काम परिवार की महिलाओं एवं लड़कियों का होता है। जो बड़ी लड़कियां होती हैं, जवान लड़कियां और महिलाएं परिवार की, उनका ये रोज़ का काम है कि उनको डेली भेड़ बकरियों को चराना है। ठीक। यह लोग भेड़ बकरी के लिए जो पत्थर के घर बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लेखा कहते हैं। पत्थरों को चारों ओर से घेर करके और भेड़ बकरियों के लिए ये एक घर का निर्माण करते हैं। घर तरह का होता है, उसको क्या कहते हैं लोग, लेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, लेखा कहते हैं। अब इन्हीं में जो है पश्मीना बकरियां भी होती हैं इन्हीं के पास, तो उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है, जहाँ से हर बार एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सीटेट में। दुनिया में मशहूर पश्मीना। माना जाता है कि एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। कितने स्वेटरों, 6 स्वेटरों। ये पूछ देता है, हमेशा पूछ देता है कि कितने स्वेटरों। 6 स्वेटरों के बराबर एक पश्मीना शॉल में गर्मी होती है। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल भी नहीं। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। वहीं चांगपा प्रजाति के साथ ये लोग रहती हैं। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम, यानी कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। तो अब इतनी ऊंचाई पर रहना है, इतनी ठंडी में रहना है, तो जाहिर सी बात है गर्मी ज़्यादा होगी। तो ये किस में होता है, ये पश्मीना बकरियों में होता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नर्म बाल उग आते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। तो ये जब ये झड़ जाते हैं तो इसी का आपको बनाया जाता है। ये बाल बहुत ही पतले हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होंगे, इतने पतले होते हैं। इसीलिए पश्मीना शॉल को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास एक तरह के बुनकर होते हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती है। 250 घंटे, और ये भी आंकड़ा जो है आपसे पूछा जाता है। इतनी मेहनत सोचो, अगर डिजाइन वाली शॉल बुननी होती तो कितने दिन लगेंगे। और ये पश्मीना शॉल की ऐसी खासियत है, मतलब आपसे बताऊं कि इतनी पतली होती है कि आप उसको जब पकड़ेंगे हाथ में तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये इतनी गर्म है, लेकिन जब आप उसे ओढ़ लेंगे तो आपको इतनी ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी महसूस होती है। अब बात करते हैं श्रीनगर के घरों के बारे में। बात यह है हाउस बोट की। हाउस बोट जो है एक तरह की नाव है जिसपे अभी मैं आपको इमेज दिखा दूंगा। तो यह 80 फुट तक लंबे होते हैं और इनके बीच की लंबाई 8 फुट। ये 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच की लंबाई जो है ये 8 से 9 फुट होती है। इसी तरह की एक नाव और होती है डोंगा। यह नाव की तरह लकड़ी का बना हुआ होता है। यह पानी पर तैरता है। इसमें अलग अलग कमरे बने होते हैं, और ये कहाँ पाई जाती है, डल झील और झेलम नदी पर देखा जा सकता है। हाँ, एक और चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि कश्मीर की हर गली में एक बिक्री नहीं है, ये बेकरी है। कश्मीर की हर गली में एक क्या होती है, बेकरी होती है। और यहाँ के लोग रोटी घर पर नहीं बनाते, ये लोग क्या करते हैं, बेकरी से ही रोटी खरीदते हैं। अब ये जो है ये आपका हाउस बोट है। श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच में इनकी चौड़ाई 8-9 फुट तक होती है। ये बात मैंने आपको बताई। ये जो है ये डोंगा है। बोट की तरह बनी लकड़ी को डोंगे पानी में तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में इन डोंगों कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। अब ये जो नक्काशी की बात आ रही है कि हाउस बोट और कई बड़े घरों की अंदर की छतों पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इसमें एक खास डिज़ाइन खत्म बंद जो जिग्सो पजल जैसा दिखता है। जिग्सो पहेली आप लोगों ने देखी है कभी, एक दूसरे से जोड़ने वाली, तो ये वैसा ही दिखता है जिसको ख़त्म बंद कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगला, पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रख कर बनाए गए कश्मीर के गांवों में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत ढलवा होती है। अब ये कश्मीर के घरों की
खासियत है। जैसा आपको मैंने लद्दाख के घरों की खासियत बताई, सेम ऐसे ही एक आपको कश्मीर के घरों की खासियत भी अपने स्कीमा में ऐड कर लेनी है, आत्मसातकरण कर लेना है। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांवों में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत कैसी होती है? ढलवा होती है। क्यों ढलवा होती है? तो ये आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे आपका बर्फ़ गिरता है, तो बर्फ़ जो है पिघल करके आसानी से नीचे गिर सके, इस वजह से। अच्छा, अब यहाँ बात कर लेते हैं। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है ये जालीदार खिड़कियाँ। ये जो जालीदार खिड़कियाँ आप देख रहे हैं, ये बाहर की ओर उभरी होती हैं। इन्हें डब कहा जाता है। तो आपसे पूछा ये जाएगा कि डब किसे कहा जाता है? तो जालीदार खिड़कियों को, ठीक है। इनमें बैठकर बाहर का नज़ारा बढ़िया दिखता है। ये क्या होता है कि ये बाहर की ओर थोड़ा सा इन उभरी होती हैं, जो इनकी जालियाँ होती हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ के पुराने घरों की खासियत पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनना है। घरों के दरवाज़ों, खिड़कियों पर डिज़ाइनदार मेहराब बने होते हैं। ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, ये मेहराब है। ये डिज़ाइनदार मेहराब बने होते हैं घरों की खिड़कियों, दरवाज़ों पर, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 14 की, जो आज का लास्ट चैप्टर होगा। यहाँ पे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे है ये जब धरती कांपी। आपको पता होगा या शायद ना पता हो, मैं बता देता हूँ कि गुजरात के कच्छ, भुज और अहमदाबाद में 26 जनवरी 2001 को क्या आया था? एक बहुत ही भयंकर भूकंप आया था, जिसमें बहुत सारे लोगों की जानें भी गई थी। सेना की मदद लेकर के इस भूकंप का जो है मैनेजमेंट किया गया था, डिज़ास्टर का मैनेजमेंट किया गया था और लोगों को बचाया गया था जगह जगह से। आप समझिए कि राष्ट्रगान हो रहा था कुछ स्कूलों में, 26 जनवरी का समय था और पता चला स्कूलों की बिल्डिंग ही गिर गई। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई थी जिसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा की गई है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है जो आपको ना पता हो। यहाँ इस चैप्टर में थोड़ा आपको भूकंप से बचने की जानकारी दी गई है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भूकंप आए तो खुली जगहों पे चले जाओ। अगर खुली जगह पे जाने भर का समय नहीं है या नहीं जा सकते तो किसी मजबूत फर्नीचर, टेबल, आपका बच्चे जो स्कूलों में रहते हैं वो अपने डेस्क के नीचे जा कर के छुप सकते हैं, ताकि अगर छत वगैरह गिरे तो उनको कोई क्षति ना हो। बाद में जब कोई खोजते हुए आएगा तो वो मलबा को हटा करके आपको सेफली निकाल सकता है। आप चारपाई के नीचे भी जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उस चैप्टर में बताई गई थी, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो समाप्त हो गया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सीटेट की पूरी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है और इससे पहले के वीडियोज़ अगर आपने ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देख लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।